हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 30 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के EVS के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, EVS की एक अध्यापिका की कक्षा में अबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका का ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 पूर्वाह्न है। अबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने का क्या समय होगा? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 8:30 पूर्वाह्न, 8:30 पूर्वाह्न। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ताड़ का तेल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य अध्यापिका ने EVS की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा, वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, गांवों में यह आमतौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं कैसे अनाज में से भूसी निकालती हैं, इस विधि को कहा जाता है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निष्पावन, विनोइंग। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, जीवों में एक संबंध जिसमें एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, परजीविता। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, स्थानिक प्रजातियां हैं, तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A, B और D। वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 8th क्वेश्चन पूछा गया था, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपका 8th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, A, B और C। गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। गर्म रेगिस्तान में धूप और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से ढकी होती है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान धूसर होते हैं। आपका 9th क्वेश्चन पूछा गया था, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हैं, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है? तो आपका 9th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए चरणों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, B, E, D, C, A। बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। उसके बाद बीज से एक छोटी मूल निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। उसके बाद इस परिस्थिति में नन्हा पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। उसके पश्चात बीज से प्रांकुर निकलता है और वह ऊपर की ओर बढ़ता है और उसके पश्चात पत्तियां आने के बाद
अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, बाजरे के बीज का खेत से थाली तक के सही चरण को चुनिए। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फसल काटना, थ्रेसिंग, निष्पावन, पीसना, गूंथना, बेलना और उसके पश्चात सेकना। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, रेड डाटा पुस्तक दर्ज करती है। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। संकटापन्न पौधे और जानवर। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत्तरकाशी। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके एक तरफ समुद्र है। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, कटाई पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और डी सही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति मनाई जाती है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आसाम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नबान्न मनाया जाता है। अर्थात आपके इन 4 कथन में से आपके ये 2 कथन सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और डी सही हैं। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा और उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल सी और डी। यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बागवानी करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरा सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इससे राधा को सहायता मिलेगी। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अवलोकन कौशल विकसित करने में। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है, सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उन्हें अपने इलाके के एक पौधे पेड़ का देखभाल करता बनाकर। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है। तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, केवल ए, बी और सी। विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता और छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और डी, ज्ञानेंद्रिय अनुभव।
ठोस अनुभव और कौशल प्रक्रिया में सुधार। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण व स्थिति बनानी चाहिए जिससे, तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उसके संस्कृति और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए और सी, विद्यालय का बगीचा और सूचना व संप्रेषण तकनीकी। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती हैं। वे अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल बी और सी, चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं क्योंकि। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं। आपका 27 क्वेश्चन पूछा गया था, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार वे विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन कौशल। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है। तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती हैं, वे योजना बनाती हैं। तो आपका 29th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश उपागम का अनुसरण करता है। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावादी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। आज हम 30 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के CDP के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक बच्चा कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखता है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल हैं। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को विज़िट करें। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, पोषण। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, परिवार एवं पास पड़ोस। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण अर्थात इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन।
आपका 6th क्वेश्चन पूछा गया था, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को मजबूत करते हैं कि प्रतीक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन संरक्षण कौशल की कमी होती है। तो आपका 6th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण। आपका 7th क्वेश्चन पूछा गया था, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? तो आपका 7th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अकेंद्रीयता। आपका 8th क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चा मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं? बच्चा पंजे। अध्यापक सही। कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा यह वाला। उपर्युक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? तो आपका 8th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पाड़ अर्थात स्कैफोल्डिंग। आपका 9th क्वेश्चन पूछा गया था, लेव vygotsky का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका 9th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो आपका 10th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? तो आपका 11th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं नर्स व अध्यापिका के रूप में दिखाने तक तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना डैश को चिन्हित करता है। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िबद्धता। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था जो कि अभिकथन और कारण वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। कारण दिया गया था, भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और उसे अपने काम को संशोधित करने की अनुमति देना। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो में असंबंध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना, अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन उक्तियों का अनुकूलन करना और प्रत्येक के लिए वैयक्तिक शिक्षा योजना बनाना। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक और अशाब्दिक छीड़ता होना,
नित्य क्रमों के अन्य व्यक्तियों पर अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना किस प्रकार से पीड़ित बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्वालीनता विकार। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? तो आपका 18th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना और परिकल्पना का परीक्षण। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों के प्रयत्न को। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी चैनल की स्टार्टिंग है तो आप लोग अगर एक एक को भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे तो इस YouTube चैनल को बूस्ट मिलेगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ही सिर्फ एक एक दोस्त को ही शेयर कर दीजिए। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लिंग और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक संरचनावादी। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा, यह क्या दर्शाता है? तो आपका 25th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सीखी हुई निसहायता अर्थात बेचारगी। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए? तो आपका 26th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, छात्रों के अधिगम में सुधार होने की संभावना कब होती है? तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जब अध्ययन सामग्री को वैचारिक संरचनाओं में व्यवस्थित किया जाता है। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापिका अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होगी? तो आपका 28th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई बच्चा परीक्षा में सफल होता है तो इसका मतलब क्या है? तो आपका 29th का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यह प्रणाली की असफलता है। आपका 30th क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला पूछा गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, बच्चों को अर्थ निर्माण में उनकी अंतर्निहित रुचि को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं के बदलाव, प्रयोग, मस्तिष्क उद्वेलन और चर्चा जैसे अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। कारण दिया गया था, अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे, प्लीज़ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज हम 30 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चंस गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका गद्यांश ये गिवन है, आप इस पैसेज को आराम से रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा।
आपके गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को मैं रीड कर रही हूँ और फिर सबके आंसर्स आपको बताते हुए चल रही हूँ, बट आप स्वयं रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा और फिर मैच कीजिएगा आपके कितने आंसर्स करेक्ट निकले। तो दोस्तों, आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा के डॉल्फिन की खोज किस सन में हुई? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1801। आपका दूसरा क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार गंगा के डॉल्फिन भारतीय उपमहाद्वीप के किस देश की नदी में नहीं पाई जाती है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पाकिस्तान। आपका तीसरा क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गंगा की डॉल्फिन भारत के कितने राज्यों की नदियों में पाई जाती है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 7। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे रिलेटेड टू टीचिंग एग्ज़ाम, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलीय प्राणी है। दोस्तों, आप गद्यांश जरूर रीड कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकलते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा की डॉल्फिन कैसे पानी में पाई जाती है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल ताज़े पानी में। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार डॉल्फिन के झुंड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 3 से अधिक नहीं होती है। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, मादा डॉल्फिन अपने बच्चों के साथ विचरण करती हुई दिख जाती है में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, घूमते। बेसिकली आपका समानार्थी शब्द पूछा गया है तो विचरण का समानार्थी शब्द घूमते हो जाएगा। आपका एट्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन बहुत बड़ी संख्या में के विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती थी, किंतु वर्तमान काल में केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कर्णफूलों में शेष बची है। इस वाक्य का आशय क्या है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डॉल्फिन की संख्या में तेजी से कमी आई है। दोस्तों, ये सभी आपके क्वेश्चन आपके इसी गद्यांश से पूछे गए हैं, तो आप गद्यांश को रीड कीजिए और स्वयं आंसर निकालिए। आपका नाइन्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, इनमें से कौन सा विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, गंगा नदी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके गद्यांश के पूछे गए प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब आपका पद्यांश शुरू हो जाता है, तो आप इस पद्यांश को रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। आपका ये गद्यांश पालने के सिरहाने से शुरू होता है और आने वाला है तक ख़त्म हो जाता है, तो आप इस पद्यांश को रीड करिएगा। आपका इस पद्यांश से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह है, कवि के अनुसार महत्वपूर्ण है? तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ज्ञान। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, झूठ कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पुस्तकों में और गीतों में। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कल्पनातीत से तात्पर्य है? तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कल्पना से परे। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, कविता के अनुसार सत्य और ज्ञान से? तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समय और भविष्य का बोध होता है।
आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, समय में एक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, सामयिक। आपका 15th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, असत्य। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए 15 प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आप गद्यांश और पद्यांश रीड कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रथम भाषा अर्जन एक प्राथमिक प्रक्रिया है। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पद vygotsky के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है। तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, स्वानिम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कम से कम एक दोस्त को अपने शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, रोहित 7 माह का शिशु है, उसने ऐसी ध्वनियाँ बोलना शुरू कर दिया है जिसमें व्यंजन व स्वर दोनों हैं, वह निम्नलिखित में से किसमें संप्रेषण कर रहा है। तो आपका 19th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बबलाना। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है, किससे संबंधित है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सापिर-बोर्फ परिकल्पना। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं, कहलाती हैं। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बहुभाषिक शिक्षा। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में डैश। तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वयस्कों की नकल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि बच्चे माध्यम से भाषा, बच्चे इधर पे आपका डैश होगा, डैश। पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बच्चे डैश माध्यम से भाषा सीखते हैं। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आत्मसातीकरण तथा समायोजन। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वे क्या कहलाते हैं। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संरचना। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा इस्तेमाल करना क्या कहलाता है। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, द्विभाषिक। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, द्विभाषिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में डैश। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। द्विभाषिक सीधे मतलब निकल रहा है दो भाषाएं। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं। तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर, आकार के अनुसार। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है। तो आपका 28th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मानव भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था,
पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समायोजन। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी के घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोस। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो। थैंक यू।